जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। तो आज हम लोग एकत्रित हुए एक नए चैप्टर के ऊपर चर्चा करने के लिए। चैप्टर का नाम है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 2। हमने इससे पहले आपको एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 1 करा दिया था। हमने बता दिया था आपको वेदरिंग क्या होती है। आज हम पता करने वाले हैं कि इरोशन क्या होता है। हमने आपको जैसे कि आपको बता दिया है कि हमने महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 8 के ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के सारे लेसन्स को हमने अपने चैनल पे कंप्लीट करके रख दिया है। आप जाके उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हमने उसे प्लेलिस्ट का भी उसका एक सेक्शन बना दिया गया है, ठीक है। और अब हम 9th के ज्योग्राफी के ऊपर आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर हमने आपका स्टार्ट कर दिया है। लेसन नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं जिसका नाम है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 2। ये पार्ट 2 तक ही है, फिर इसके बाद एक्सोजेनेटिक मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ के ऊपर चर्चा करने से पहले हम उसके पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि उसके पीछे का कारण क्या था, कि क्यों हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। इससे पहले जब हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास मूवमेंट्स थे, ठीक है, या तो फोर्सेस थे, ठीक है, फोर्सेस थे। इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, है कि नहीं। एक था इंडोजेनेटिक मूवमेंट और दूसरा था एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। क्लियर? ये था। हमने आपको बता दिया था कि एंडोजेनेटिक के मूवमेंट में हमने तो सारी चीज़ें पढ़ ली है। क्लियर है? ये हमने सेकेंड लेसन में ही कंप्लीट किया था। थर्ड लेसन में जब हम कंप्लीट किए थे तो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पे आए थे, लेकिन पार्ट 1 पे आए थे, है कि नहीं। तो हम लोग किस पे आए थे? पार्ट 1 पे। क्लियर? ये भी हमने क्लियर कर दिया था। हमने इसमें आपको बताई थी वेदरिंग, कितने टाइप्स की वेदरिंग होती है, सब हमने बता दिया था। पत्थर तोड़ता कैसे, देखिए इससे पहले चैप्टर में हमने आपको पत्थर तोड़ना सिखाया था। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्ट 2 इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इरोजन के। इसमें हमने आपको पत्थर तोड़ना सिखाया था, इसमें हम बताएंगे वो पत्थर टूट के जाएगा कैसे, और जाता है तो क्या फॉर्म करता है, कहाँ टूटता है तो क्या फॉर्म करता है, और कहाँ जाके बैठता है तो क्या फॉर्म करता है। एक चीज़ याद रखिए, अगर ये मेरे पास कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है, कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो अब ये ज़मीन का टुकड़ा मान लो कि इतना टूट के निकल गया, इतना टूट के निकल गया, तो सर टूट के निकला तो गया भी तो होगा ना कहीं। कहीं अगर टूट के निकला है तो कहीं गया भी होगा। हाँ सर गया है, यहाँ से ये फैल के, ये गिर के, ये आगे जाके एक ऐसा ऐसा जाके बन गया है। यहाँ से टूटा, यहाँ जाके बन गया। अब मैं क्या बोलूँगा? सर ये यहाँ से टूटा, इसका मतलब इरोजन हो गया। पहले तो वेदरिंग होगी, थोड़ा सा टूटेगा, बाद में जब टूट के गिर गया तो उसको इरोजन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वेदरिंग मतलब अब यहाँ से टूट गया तो उसको वेदरिंग बोलेंगे, और जब टूट के अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाके गिर गया तो इसको बोलेंगे इरोजन। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था पहले वेदरिंग होती है, फिर उसके बाद इरोजन होता है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फिर उसके बाद डिपोजिशन होता है। इसको VWETD जो भी आपको याद करना है वैसे याद करें, लेकिन ये कंफर्म है, यही प्रोसेस है। वेदरिंग होगा, फिर इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन, और फिर लास्ट में डिपोजिशन। अब देखो वेदरिंग हुआ, यहाँ से गिरा तो इरोजन हो गया, इरोजन हुआ तो एक जगह से दूसरी जगह गया तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और जाके लास्ट में एक जगह रुक गया तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। एक जगह जाके अटक जाना, रुक जाना, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। उसके आगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए ये यहाँ से गिरा और ये यहाँ जाके बैठ गया, तो अब मैं इसको क्या बोलूँगा कि सर जहाँ पे ये इरोजन हुआ था, जहाँ पे ये इरोजन हुआ था वहाँ पे कुछ मुझे से गुफा जैसी दिख रही है, सी शेप में दिख रही है। मैं बोल सकता हूँ सर ये इरोजन हुआ तो वहाँ पे मुझे एक सी शेप में दिख रही है, और सर जहाँ पे ये डिपोजिशन हुआ है इसी चीज़ का, ये मुझे माउंटेन जैसा या हिल जैसा दिख रहा है, हिल या माउंटेन जैसा दिख रहा है। मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? अगर ये कटा है तो कटा है तो यहाँ पे इरोजन हुआ है, और इरोजन होकर कौन सा शेप फॉर्म हुआ है, तो सर सी जैसा दिख रहा है। मुझे कैसा दिख रहा है? सी शेप में दिख रहा है मुझे, या तो केव दिख रहा है वो, मैं कह सकता हूँ। और ये जहाँ से गिर के जाके आगे डिपॉजिट हुआ है उसको बोलते हैं, वो तो मेरे को कैसा दिख रहा है सर? एक माउंटेन, एक पहाड़ जैसा या हिल जैसा दिख रहा है। तो इसी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे, कहाँ से इरोजन हो रहा है, कहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए वैसे कॉन्सेप्ट के बारे में तो सारे लोग कहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं। कॉन्सेप्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो फॉर्म हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है, इसके पीछे के मेन कारण क्या है, ये सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट कहते हैं। ना कि कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ बुक में जो लिखा है और वही बता दो, वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्लियर है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं कटेगा तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा,
एक जगह से अगर आप कम करोगे तो एक दूसरी जगह बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर आपने काट दिया तो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं तो फॉर्म होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कहीं ना कहीं कटौती करोगे तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आप आज ज़्यादा मतलब घूमने पे ध्यान नहीं दोगे और ज़्यादा एकदम पार्टीज़ में जाना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, दोस्तों का फंक्शंस में जाना, अगर आप उसे आज कम करोगे तो अगर उसको आप कम करोगे और अपने स्टडीज़ पे ध्यान दोगे तो स्टडीज़ क्या होगी, आपकी राइज होगी। क्लियर है कि नहीं, आपको ज़्यादा इसमें रुचि आएगी पढ़ने में। क्लियर है कि नहीं। तो जब आपको पढ़ने में रुचि आएगी तो आपको ये सारी चीज़ें फालतूगिरी में नहीं आएगी। क्लियर है। तो उसी तरीके से जब एक चीज़ कम करोगे तो दूसरी जगह अपने आप बढ़ेगी। यहाँ कम हुआ तो यहाँ पे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जो भी हो, लेकिन पढ़ना तो पढ़ना ही है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको बता दिया था एक्सोजेनिक मूवमेंट में एक पार्ट 1 था, पार्ट 2 था। पार्ट 1 वेदरिंग के बारे में बोलता है, पार्ट 2 इरोशन के बारे में। मैंने आपको बता दिया था कि वेदरिंग के बारे में पढ़ना है और इरोशन के बारे में हम अगले चैप्टर में, और वही हमारा जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है। अब मैंने आपको बता दिया था कि वेदरिंग क्या होता है। अगर कोई पत्थर है, हमने पत्थर तोड़ना सिखाया था आपको। अगर कोई भी पत्थर है हमारे पास, ये पत्थर अगर चिलिक गया, क्रैक आ गया, ब्रेक हो गया, तो इसको ही बोलेंगे क्या, वेदरिंग। अगर ये टूट के यहीं पे रह गया, यहीं पे अपने ही बाजू में रह गया, इसको बोलेंगे वेदरिंग। लेकिन टूट के अगर बहुत दूर गिर गया इसका पार्ट तो उसको बोलेंगे इरोजन। समझ में आ गया। और ये कैसे जाएगा वहाँ पे, ये यहाँ से कैसे जाएगा, या तो सर ये बहुत बड़ा पहाड़ हो, यहाँ पे ऊपर पत्थर हो, यहाँ से ढंगला के नीचे चला गया तो इसको इरोजन बोलेंगे। दूसरी बात, विंड जो होती है, विंड, वो विंड आके इसके ऊपर रोज प्रेशर मारे, ये यहाँ पे वेदरिंग से तो टूट ही गया है, विंड इसको उड़ा के अपने साथ लेके जाए। आप देखे होगे जब भी बहुत तेज़ हवा बहती है तो आप अगर खड़े रहोगे तो आपके आँख में धूल चले जाता है। वो धूल इधर से थोड़ी आ रहा है, वो धूल तो बहुत दूर से आ रहा है। जब वो बहुत दूर से आएगा तो आपकी आंखों में चले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस विंड ने क्या किया, जो भी सॉइल था उसका इरोजन कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के लेके जा रही है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सारे लोग एजेंट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सोजेनेटिक मूवमेंट में जब हम बात करते हैं तो हम जब इरोजन की बात करते हैं तो कौन इसे करता है, ध्यान दीजिएगा, जो इसे करता है, जो इसे करता है उसी को बोलते हैं इरोजनल एजेंट्स। क्लियर है, जो इसे करता है उसी को बोलते हैं इरोजनल एजेंट्स। अभी मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है, इतना आपको समझ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं इसे रफ कर लूँ, ठीक है, इसे पहले रफ कर लेते हैं। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ अगर एक जगह काटेगी तो दूसरी जगह कुछ ना कुछ तो अपने आप में बनाएगी, उसी शेप को हमें पढ़ना है। क्लियर है। तो जो मैंने आपको एजेंट्स बताए, जैसे अब एक्सोजेनिक मूवमेंट मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे फोर्स जो बाहर से लगते हैं, तो धरती के बाहर ही हम बात करेंगे। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन सारे वेदरिंग और इरोजन के मेन कारण है। अब देखो, वेदरिंग हो गया, पत्थर टूट गया है, मैंने एक पार्ट में आपको बता दिया पत्थर कैसे टूटता है। दूसरे पार्ट में अब हमें पढ़ना है कि वही पत्थर अब तैर के या उड़ के या कैसे भी तरीके से कैसे वो दूर जा रहा है जिससे वो इरोजन हो रहा है। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 पे आता है, जैसे कि कौन इन सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। नंबर 1 पे आता है आपका रिवर। नंबर 1 पे क्या आता है, थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ मैं इसे। नंबर 1 पे आता है आपका रिवर। दूसरा आता है आपका, रिवर के बाद आएगा आपका विंड। क्या आएगा, विंड। तीसरे पे आएगा सर सी वेव्स। चौथे पे आएगा आपका ग्राउंड वाटर। और सर 5वें पे आएगा आपका ग्लेशियर्स। अब आप बोलोगे सर कैसे आप कह सकते हो कि रिवर, विंड, सी वेव, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर ये सब कैसे इरोजन कर रहे हैं, कैसे इनका डायरेक्टली कनेक्शन कैसे है इरोजन से। ये लोग में क्या, ये पानी में क्या इतनी मतलब कैपेबिलिटी है कि वो एक पत्थर को तोड़ सके, कैसे इरोजन कर सके। हम देखो, हमने पहले आपको वेदरिंग में पत्थर तोड़ना सिखाया था, अब इसमें हम आपको लेके जाना सिखाएंगे। पत्थर कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कौन इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, उसी को हम बताएंगे इरोजन। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार देख लें ज़रा, हमारी रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, वेल डन, हमारी रिकॉर्डिंग चालू है। क्लियर है। तो इससे पहले अब हम आपको बताते हैं कि जब भी हम एक्सोजेनेटिक मूवमेंट में बात करते हैं तो ये वो सारे एजेंट्स होते हैं।
याद रखिएगा, ये वो सारे एजेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, किसी भी पत्थर या किसी भी वेदरिंग पार्टिकल्स को जाने में मदद करते हैं और वही रिजल्ट फॉर्म करते हैं फिर इरोजन्स का। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ कि ये क्या है, एजेंट्स। क्लियर, यही वो सारे एजेंट्स हैं जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो इरोजन होती है। क्लियर है, समझ में आया। अब बात करते हैं, देखिए पहले बात करते हैं रिवर की। देखिए जब भी रिवर बहती है, अब इसको हटा देता हूँ मैं ज़रा, आपको देखो कॉन्सेप्ट समझना है, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से लेंगे। देखूंगा तो मैं रिवर के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, विंड, सी वेव, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर, इन सब पे अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई वीडियोस इसके अंदर मतलब आसान रही तो मैं उसका ये कोशिश करूंगा कि दोनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लूँ। क्लियर है, लेकिन पढ़ेंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, कैसे फॉर्म हो रहा है, इरोजन कहाँ हो रहा है, डिपोजिशन क्या हो रहा है, सब बताऊँगा आपको। क्लियर है। अब रिवर एक चल रही थी, ये है पहाड़, ठीक है, रिवर चल रही थी, यहाँ से रिवर निकली, मान लो कि एक ग्लेशियर था, यहाँ से रिवर निकली। यहाँ से जब वो निकली तो बताओ मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ से जब रिवर निकलेगी तो बहुत तेज़ी से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि पहाड़ों पे से आ रही है तो बहुत तेज़ी से निकलेगी। जब ये यहाँ से निकलेगी तो नीचे और भी वैसे पहाड़ होंगे, ऐसे ऐसे पहाड़ होंगे। क्लियर है, और भी ऐसे ऐसे पहाड़ होंगे। अब ये क्या करेगी, रिवर इन पहाड़ों को काटना शुरू करेगी। बोलेंगे सर काटती कैसे है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम लोग कोई भी रिवर देखते हैं तो आप उस रिवर को देखिए, ऐसा जजमेंट मत लगाया करो कि रिवर बहुत शांत है। रिवर्स के अंदर करंट फॉर्म होते रहते हैं, करंट चलते रहते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं, अंदर प्रेशर लगता रहता है, अंदर ही अंदर उसका पानी का बहाव तेज होता है। क्लियर है। तो जब भी हम बात करते हैं रिवर्स की, तो जब रिवर निकलती है, शुरुआत में जब निकलती है उसको यंग स्टेज बोलते हैं, यंग स्टेज। अब जैसे आप लोग अपने यंग स्टेज में हो, ठीक है, आप लोग अपने यंग स्टेज में हो। अब यंग स्टेज में क्या करते हो, मार दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये अब यंग स्टेज में बोलते हो। जब आप लोग कितने साल में, नॉर्मल 17-18 ये सब साल में होते हो तो आप लोग यंग स्टेज में होते हो अपने, ठीक है। और तभी 16-17, अभी आपकी उम्र तकरीबन 14 होगी, 15-16-15 ही होगी अप्रॉक्स, ठीक है। तो 15 की जब होगी तो आप लोग के अंदर एक गर्म खून होगा। क्लियर है। आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप एकदम तो आ जाओगे कि हम कैसे बोल दिया, मार दूंगा, एकदम फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। समझ में आ गया। तो ये जो यंग स्टेज होता है ना, ये भी, इसका भी यही है। देखो आप में भी गर्म खून है तो इस रिवर में भी गर्म खून है। जब ये रिवर अपने यंग स्टेज में होती है ना, जब नई नई निकलती है ना, तो बहुत तेज भागती है, बहुत तेज, इतना तेज भागती है कि सामने जो भी आता है उसको चीर देती है, फाड़ देती है। क्लियर है। लेकिन यही रिवर जब अपने मिडिल स्टेज में आती है ना, मिडल स्टेज में आती है ना, तो एकदम से थोड़ा सा मतलब आराम आराम से चलती है, आराम आराम से। जैसे आप लोग जब 25-26 साल के हो जाओगे या 27-28 साल के हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, तब आप लोग फूक फूक के कदम रखोगे हर जगह कि नहीं नहीं, मेरे परिवार है, मेरे आगे पीछे परिवार है, मैं कुछ भी करूँगा कहीं पे तो मुझे मेरे परिवार के ऊपर जाएगा, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे। तो आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। आप ज्ञान बांटोगे लोगों, पहले तो आप बोल रहे चीर देना, मार देना, फाड़ देना, और अब क्या बोलोगे, नहीं नहीं, हमें थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस बना के रखना चाहिए। क्लियर है। हमें थोड़ा सा अपने अंदर सहनशीलता लानी चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तो हमें ये सब करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम अपने लाइफ में कर रहे हैं वैसे वैसे रिवर के साथ भी हो रही है। क्लियर है। तीसरा होता है ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज। अब बताओ, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो क्या हम काम करते हैं? नहीं, हम बस ब्रह्मो ज्ञान देते हैं, बस ब्रह्मो ज्ञान फेंक के मारते हैं दूसरे के ऊपर। भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, बहुत बढ़िया होता। आज अगर तुम घूमोगे, देखो यही वो बुड्ढा है जो आज दूसरों को सिखा रहा है कि आज अगर तुम अपने ज़माने में अगर तुम लोग खेलोगे तो बुढ़ौती में बेकार बैठोगे। क्या बोलोगे? बेकार बैठोगे। ये नहीं बोल रहे कि मेरे जैसे बैठोगे। एक ज़माने में ये बुढ़ऊ भी बहुत यंग स्टेज में था। क्लियर है। फिर मिडिल स्टेज में आया, थोड़ा सा मालूम पड़ गया कि हाँ कितना है, और फिर ओल्ड स्टेज में आ गए तो अब ब्रह्मो ज्ञान दे रहे सबको। इसी तरीके से रिवर भी चलती है। आप ध्यान दीजिए, जब रिवर निकली थी तो यंग स्टेज में थी। ये कोई भी चीज़ आता है ना उसको तोड़ फोड़ के दे देती है, एकदम समझ में, चीर देती है, फाड़ देती है। जब मिडिल स्टेज में आती है ना तो क्या करती है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बहती है, एकदम धीरे धीरे। ध्यान देना, पहले बारे में इसका स्पीड भी ज़्यादा था, इसका स्पीड ज़्यादा था। फिर अगर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे स्लोप है बहुत ज़्यादा अगर इसको पहले बाद में लिखता हूँ, अगर यहाँ पे इसका स्लोप ज़्यादा है, रिवर का स्लोप ज़्यादा है, तो इसका स्लोप अगर ज़्यादा है तो बताओ जब रिवर गिरेगी तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा कि नहीं? तो उसका स्पीड
भी ज़्यादा है। क्लियर। और जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो ग्रेविटी भी काम करती है कि नहीं उसके अंदर, तो ग्रेविटी भी इसको ज़्यादा तरीके से खींच रही थी। तो याद रखना जब रिवर अपने यंग स्टेज में होती है तो उसका स्लोप, और याद रखना आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको क्या बोलना है, ग्रेडियंट बोलना है। देखो ये कोई बताने नहीं आएगा, ये आपको खुद समझना है। ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, लेकिन आप थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में जा रहे हो तो आपको ग्रेडियंट यूज़ करना है। ग्रेडियंट आप यूज़ करोगे तो सामने वाले टीचर को ये लगेगा कि हाँ बंदे में कुछ तो दम है। स्लोप तो नॉर्मली कोई भी लिख के आ जाता है, स्लोप मतलब ढलान, तो ग्रेडियंट मतलब भी ढलान होता है, बस बात बोलने का तरीके होते हैं। क्लियर है। तो ग्रेडियंट जो होता है, याद रखना जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब ढलान। जब ढलान ज़्यादा होगी, जब ढलान ज़्यादा होगी तो बताओ स्पीड ज़्यादा होगी कि नहीं, स्पीड ज़्यादा होगी। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी भी उसे खींचेगी कि नहीं अपने ओर, क्योंकि धरती के ऊपर हम खड़े हैं, किस लिए खड़े, ग्रेविटी हमें पकड़ के रखे। ऊपर से तेज कोई, ऊपर से कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ी से गिरता है नीचे, क्यों, ग्रेविटी खींचती है उसे। क्लियर है। तो इसमें मेन रोल स्लोप और स्पीड का है, ग्रेविटी का थोड़ा मोड़ा है यहाँ वहाँ। अगर अब एक बात बताओ, अगर स्लोप ही अगर कम रहा, ले यहाँ से निकल रही है कोई रिवर, ले बताओ स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, नहीं, स्लोप भी कम हो जाएगा, स्पीड भी कम हो जाएगा। ग्रेविटी क्या करेगी, ग्रेविटी क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। क्लियर है। तो इसमें बहुत कम रोल ग्रेविटी का है, ज़्यादातर रोल इसमें ग्रेडियंट और स्पीड का है। क्लियर है। तो जब फर्स्ट स्टेज में थी तो रिवर क्या कर रही थी मालूम है, रिवर बड़ी तेजी से घिरा रही थी। क्लियर है, बहुत तेज है। और एक और चीज़ अगर इसमें आप देख लोगे कि इसमें वाटर का वॉल्यूम कितना है, ध्यान दीजिए। जब कोई रिवर यहाँ से निकल रही थी तो उसका ढलान बहुत ज़्यादा था, तो रिवर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। इस पर यह भी डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ रिवर, वॉल्यूम ऑफ रिवर, कि रिवर अपने साथ कितना पानी लेके चल रहा है। पता चला हम एक ठोप गिरा है ऊपर से, एक पहाड़ पे से एक ठोप गिरा है, वो ठोप क्या करेगा, नीचे जाके कुछ तोड़ फोड़ करेगा, नहीं करेगा। क्लियर है। वैसे ही अगर आप एक लोटा पानी, जैसे एक लोटा पानी ले लो और वही उठा के चला दिया, तो एक ड्रम पानी ले लो, वही डाल दो ऊपर से, जहाँ गिरेगा वहाँ फाड़ देगा, करेगा कि नहीं करेगा। अरे आपको अगर सीधा बताता हूँ, आप एक काम करो, एक गिलास से पानी लो और बाहर निकल जाओ, ऐसे ज़मीन पे जाना जहाँ पे मटमैल ज़मीन हो, ठीक है, गार्डन या ग्राउंड में जाना, वहाँ पे ऐसा ऊपर से बस पानी गिराना, देखना जहाँ पे वो गिरेगा ना, जहाँ पे वो गिरेगा वहाँ पे छेद कर देगा, ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा तो छेद कर ही देगा, वहाँ की मिट्टी को उड़ा देगा। क्लियर है। क्योंकि वो अपने यंग स्टेज में था, यंग स्टेज में था, उड़ा दिया। जब वो रिवर वहाँ से जब गिर जाएगी ना, तो देखना आगे थोड़ी और धीरे धीरे, जितना तेज़ी से आई थी उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा कम, उसकी स्पीड और कम हो जाएगी और वो आजू बाजू वो यहाँ वहाँ फैलना शुरू कर देगी। वो उसका मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज में आजू बाजू क्या करती है, थोड़ा सा डिपोजिशन भी करती है रिवर, जो अपने साथ जो तोड़ी है उसको लेके भी तो जाएगी ना, जो तोड़ी है उसको लेके कौन जाएगा, दूसरा दूसरा आएगा कोई लेके आएगा, नहीं, उसको वही तोड़ी है। ये रिवर यहाँ से गिरा, मतलब पानी यहाँ से गिरा तो नीचे खड्डा किया तो खड्डा, इतना खड्डा हो गया तो वो चीज़ खड्डा हुई तो आगे जाके कहीं जाएगी भी ना, तो रिवर अब क्या करेगी, यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा क्या करने की, फैलना शुरू होगी। जब फैलेगी तो आगे जाके इसकी गति और स्लो हो जाएगी। तो यही हो गया आपका यंग स्टेज, ये हो गया आपका इधर से मिडल स्टेज, और आगे जाके जहाँ रुक जाएगी उसी को बोलते हैं ओल्ड स्टेज। समझ में आ गया। तो यहाँ का जो यहाँ पे खड्डा कर दी थी, जो यहाँ पे खड्डा कर दी थी, वही खड्डा लेके, वही जो पानी या मिट्टी जो खड्डा हो गया था, अब वही मिट्टी उठा के यहाँ से लेके जाके यहाँ पे गाज देगी या यहाँ पे जाके छोड़ देगी। इसी को बोलते हैं डिपोजिशन। क्लियर है। ऊपर से आया, नीचे इरोजन किया, इरोजन करके यहाँ से सबको ट्रांसपोर्टेशन किया और फिर उसके बाद क्या कर दिया, डिपोजिशन कर दिया। क्लियर है, समझ में आया। इसी तरीके से डिपेंड करता है, वो रिवर के ऊपर डिपेंड करता है और स्लोप के ऊपर कि ग्रेडियंट कैसा है आपका, स्पीड कितनी है, प्लस ग्रेविटी एक टाइप पे छोड़ दो और फिर बाद में आप याद रखोगे पानी कितना था। वॉल्यूम ऑफ रिवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदरिंग और इरोजन कैसा होने वाला है। क्लियर है, इतना याद रखना। तो पहले अब मैं आपको बोलोगे सर अब ये क्यों बता रहे हो, सर रिवर आपको मैंने समझा दिया है, अब बस आपको ये बताना है कि कहाँ पे रिवर तेजी से आई थी तो क्या तोड़ी थी तो क्या बना था, कैसा दिख रहा था। अब जैसे अगर कोई मोआ फोड़ देगा तो मोआ फोड़ने के बाद एक जगह से सब फूल जाएगा, जब फूल जाएगा तो लोग क्या बोले, तू टमाटर जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, टमाटर जैसा, ऐसा फूला और कद्दू जैसा दिख रहा है। कद्दू जैसा कैसे दिख रहा है, इसका मतलब जब किसी ने फोड़ा है मुँह, तो मुँह फोड़ने के बाद एक शेप बन गया, तो वो शेप बन गया, उसको हम बोले तू कद्दू जैसा दिख गया। क्लियर है, समझ में। वैसे ही जब ये यहाँ पे तोड़ेगा तो ये तोड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे अरे ये तो ससुरा कुआं जैसा दिख रहा है। तो जो कैसा दिख रहा है वो हमें पता करना है। और जब ये दिख रहा है यहाँ पे कट गया तो ये कटा तो ये पार्ट कहीं तो गया होगा, तो जाके जहाँ डिपोजिशन करेगा उस वाले पार्ट को भी हम देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है।
समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब आपने कितने सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर कि मतलब किसी का ऐसा ऑपरेशन हुआ है तो इधर का इतना निकाला, कैंसर हो जाता है तो इतना निकाल दिया जाता है, तो क्या है वो इतना निकल गया तो हम देखेंगे तो बोलेंगे यार ये कैसा दिख रहा है, एकदम इतना बड़ा छेद जैसा दिख रहा है, तो वो दिख कैसा रहा है, वो इरोशन था। क्लियर है? और जब इसको भर देगा अच्छे से तो एकदम फूल जाएगा, तो फूलने के बाद क्या बोलेगा कि ये कैसा दिख रहा है यार, एकदम मोटा सा इसका मुंह दिख रहा है। समझ में आ गया ना? वैसे हम ये किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन आपको एक बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको देखना है, कैसे आपको समझना है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। क्लियर है? समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया। डिपेंड करता है रिवर के स्लोप के ऊपर, स्पीड के ऊपर। पहले स्लोप याद रखो, अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएगी। स्लोप याद रखो, स्लोप ज़्यादा रहेगा तो स्पीड ज़्यादा रहेगा, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो रिवर और वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना उधर इरोजन करेगा। जब ज़्यादा पानी गिरेगा तो ज़्यादा इरोजन करेगा, कम पानी गिरेगा तो थोड़ा सा इरोजन करेगा, ना के बराबर गिरेगा तो ना के बराबर इरोजन करेगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ऐसे हमारा जो यंग स्टेज होता है, मिडिल स्टेज और ओल्ड स्टेज, वैसे इनका भी होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब जब रिवर यहाँ से निकल रही थी, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं आपके इरोजन और वेदरिंग के ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, ठीक है। अब रिवर के बारे में पढ़े थे, ध्यान देना। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिवर के बारे में। रिवर एक एजेंट है जो क्या करता है, इरोजन को रिस्पॉन्सिबल है। जो किसके रिस्पॉन्सिबल है? इरोजन के रिस्पॉन्सिबल है। अब याद रखना, जब भी रिवर बहती है उसके सामने कोई भी पत्थर आ गया तो वो क्या करेंगे मालूम है? उसे ना पानी यहाँ पे तो आगे अटक जाएगा। ध्यान देना, आप कभी भी देखो पानी, हवा और आग, इससे आप मस्ती मत करो। ये अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। पानी, हवा और आग जो भी है, कहाँ से निकलना है, क्या करना है, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे। उनको बस जगह की ज़रूरत है, वो खुद ही कर लेंगे। अब अगर ध्यान दोगे तो रिवर जो होती है, रिवर जब बहती है तो वो अपना रास्ता खुद ही, अब बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, अब उसको रोक के दिखाओ, नहीं रोक पाओगे। एक तरफ से रोकोगे दूसरी तरफ से निकल जाएगी, दूसरी तरफ से रोकोगे तीसरी तरफ से निकल, चौथी तरफ से पाँचवीं तरफ से निकल जाएगी। ऐसा वो भागती है। क्लियर है? वो अपने रास्ते बना लेती है खुद ही। जैसे अगर आप कोई एक ठहराव पानी से आप डैम बनाते हो, डैम जैसे ही वो डैम बनाते हो उसमें आगे पानी रुकता है, वो पानी में बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर। आप जैसे ही एक डैम का एक दरवाज़ा खोलोगे ना, सर्र निकलेगी, बहुत तेज निकलेगी वो। क्यों? क्योंकि अंदर उसके अंदर क्या था, करंट्स फ्लो हो रहे थे, अंदर ही अंदर क्या हो रहे थे, करंट्स फ्लो हो रहे थे। समझ में आया कि नहीं? अरे आप बहुत देर से चुप हो, आपको किसी ने बोलता है एक दिन तक बोलना ही नहीं, तो आपके अंदर ये उत्सुकता होगी ना, अरे मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, और फिर बोल दोगे। समझ में? उसी तरीके से ये भी काम करते हैं। तो जब रिवर यहाँ से फ्लो होके आ रही थी, तो जब रिवर आती है ना तो रुके रहती है। देखिए ये जो काटती है ना, ये एक दिन में नहीं काटती है, सालों लगते हैं इसको काटने में। क्लियर है? तो ये जब इसको काटती है, काटते 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 देखो अभी ये पहाड़ था, देखो ये कैसा पहाड़ था, ये ऐसा पहाड़ था और ये एक ऐसा पहाड़ था। क्लियर है? ये ऐसे पहाड़ थे। अब इसको काटते 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 क्या कर दी, इधर से ये निकलना शुरू हो गई और ये कट गया, और कटने के बाद ये कैसा बन गया, ये ऐसा कुछ बन गया। तो आप देखो ये रिवर ने जो काटा है, ऐसे ये कैसा दिख रहा है, वी शेप वैली दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मतलब रिवर ने जो इरोजन किया वो वी शेप वैली में किया कि नहीं? एक वैली क्या होता है, दो माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है उसी को बोलते हैं वैली। क्लियर है? तो जो वी में दिख रहा है उसी को बोलते हैं वैली। तो ये शेप कैसा दिख रहा है, वी, हम जैसे बोलते हैं ना, अरे जैसे मैंने आपको बताया था, अरे ये तो कैसा कट गया, सी जैसा कट गया, मैं आपको बताया था अभी। तो वो कैसा, ये कैसा दिख रहा है, वी शेप वैली। इसी को बोलते हैं हम लोग कि जब रिवर इरोजन करती है तो कैसा दिखती है वो, क्या जब रिवर ने इस पत्थर का इरोजन किया, पहाड़ का इरोजन किया, तो कैसा आप दिख रहा है, वी शेप वैली जैसा दिख रहा है। तो याद रखना, वी शेप वैली। क्लियर है? दूसरा, जब इरोजन करती है तो एक और चीज़ बनाती है, उसको बोलते हैं कैनन। क्या बोलते हैं? कैनियन या तो गॉर्ज। ठीक है? गॉर्ज बोलते हैं, जॉर्ज बोलते हैं, जो भी बोलना है वो बोलो। ठीक है? तो इसको गॉर्ज बोलते हैं और कैनन। अब ये क्या होता है, जैसे कि अब ये बड़ा पहाड़ था, ये भी ऐसा कैसा था, एक बड़ा सा पहाड़ था, बड़ा पहाड़ था। ठीक है? अब ये बड़े पहाड़ के यहाँ से इसे रिवर आ रही थी। अब रिवर ने आके देखा कि मेरा रास्ता रोक लिया है। देखो पत्थर हमें तो दिखाना ही है, पत्थर तोड़ के तभी तो जाएगी ना। देखो रिवर चले गई, इतना पत्थर तोड़ी, ये रिवर लेके चले गई अपने साथ। तो ये पत्थर जो यहाँ पे टूटा है, याद रखना, पत्थर जो अभी यहाँ पे टूटा है, वो पत्थर अभी यहाँ से टूट के गया किधर? आप तो सर यही बता रहे थे कि यहाँ से अगर कोई चीज़ कटेगी तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं डिपोजिशन होगा, वो भी आपको बताऊंगा। पहले आप कटने पे ध्यान दो, इरोजन के ऊपर ध्यान दो, बाद में डिपोजिशन के ऊपर आपको लेके चलूंगा। क्लियर है? तो इसने जब रिवर ने इस पहाड़ को काटा, इस पत्थर को काटा, उसको कैसा एक शेप दे दिया, वी के शेप में, तो इसको बोलते हैं वी शेप वैली। वैली क्यों बोल दिया? क्योंकि दो माउंटेन्स के बीच में था, इसके लिए इसको बोलते हैं वी शेप वैली। क्लियर है? अब
इस अब कैनन की बात करते हैं। यहाँ से रिवर आ रहा था, देखो थोड़ा सा ब्लू कलर यूज़ करते हैं आपके लिए। यहाँ से तो रिवर फॉर्म हो गई है, क्लियर है। अब यहाँ से ब्लू कलर रिवर आ रही थी। अब रिवर आ रही थी तो यहाँ पे आके अटक गई। अटकने के बाद अंदर से प्रेशर लग रहा था, वो क्या करने लगी, इसको पहले काटने लगी, वेदरिंग की, इसका वेदरिंग की और काटते 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 इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। बहुत सालों बाद इसको क्या की, 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। अब ये 2 चट्टान कैसे दिख रहे हैं आपको, कैसा दिख रहे हैं? देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D में लेके चलूँ तो कुछ ऐसे दिखेंगे, ध्यान देना। थोड़े से मैं थोड़ा सा क्लियर है। या तो ऊपर का मैं थोड़ा सा, ये तो बिल्डिंग जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ इसको ऐसा, क्लियर। अब ये 2 पहाड़ थे, इसको हटा देता हूँ। ये 2 पहाड़ थे, अब 2 पहाड़ को इसने काट दिया और यहाँ से रिवर अब सुमड़ी में क्या कर रही है, निकलते हुए चली जा रही है। तो दिख रहा है आपको, ये रिवर यहाँ से बहते हुए आ रही है और यहाँ से अब चले जाएगी। तो जब ये चले जाएगी, 2 रिवर के बीच में अगर चले जाएगी तो इसको ही बोलते हैं कैनियन। समझ में आ गया। जब 2 पहाड़ आजू बाजू 2 बड़ी दीवार जैसे दिखते हैं, आजू बाजू 2 बड़ी खड़ी दीवार जैसे दिखते हैं और उसके बीच में से जब रिवर जाती है तो उसी को बोलते हैं कैनन और जॉर्ज। क्लियर है, समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं जॉर्ज। तो सर आपने तो अब बता दिया कि वी शेप वैली और जॉर्ज इरोजन की वजह से बने। अब मैं ऊपर का रफ करता हूँ, ये सब याद रखना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है, इसका ले लो और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो मैंने आपको बता दिया वी शेप वैली और जॉर्ज बना, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो आपको एक जगह ना लिख लेना है और मैं लास्ट में आपको एक टेबल बना के दूंगा, ठीक है, कि जिसके अंदर आपको इधर इरोजन लिखो और यहाँ पे डिपोजिशन लिखो कि इरोजन हुआ तो रिवर क्या फॉर्म किया, वी शेप वैली, और फिर उसके बाद क्या किया, जॉर्ज, और उसी जॉर्ज को कैनन भी कहा जाता है। और जब डिपोजिशन करेगा, अब देखो जब रिवर, अब मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा देखो, आपको कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए, तभी आप थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना पाओगे और अच्छे से समझा पाओगे। अब ध्यान दो, हमारे यहाँ से जो रिवर निकलती है उसमें से एक है गंगा, फिर उसके बाद निकलती है यमुना, और फिर यहाँ से आती है, क्या आती है आपकी, ब्रह्मपुत्र। ये हमारे यहाँ की मेन रिवर है, नॉर्थ साइड की आपकी मेन रिवर है। जब ये नॉर्थ साइड की मेन रिवर है तो सर आपने बोला था कि रिवर हमेशा क्या करती है, इरोजन करती है। हाँ सर करती है, और एक टाइम पे क्या करती है, डिपोजिशन भी करती है। तो हमारे यहाँ पे देखो ये सब पहाड़ है ना, ये सब पहाड़ हमारे यहाँ, ये सब पहाड़ है, मालूम है ना आपको, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, ये सब हमारे पास पहाड़ है। ये इसी पहाड़ों में से आती है और जहाँ से गंगा निकलती है उसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। हाँ, गंगोत्री से निकलती है, और यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। इतना आप याद रखो। तो ये जब निकलती है तो सर आपने बोला था इरोजन करती है, सर मैंने बता दिया आपको, इरोजन करती है तो क्या बनाती है, वी शेप वैली और गॉर्ज बनाती है। सर लेकिन आपने बोला था कि कहीं से काटेगी तो कहीं ना कहीं जाके छोड़ेगी, तो काटने का तो शेप आपने बता दिया कि हाँ सर गॉर्ज फॉर्म हो गया वहाँ पे और वी शेप वैली बन गई, है कि नहीं। और अब बताओ सर कि जहाँ पे जाके छोड़ेगी वो क्या बनेगा। तो सर हमेशा याद रखना, जब भी कोई रिवर फ्लो होती है और जहाँ जाके वो अपना ओल्ड स्टेज में, देखो डिपोजिशन हमेशा ओल्ड स्टेज में होता है, क्लियर है, और इरोजन हमेशा यंग स्टेज में होता है। जब यंग रहेगा तभी तो काटेगी, और जब डिपोजिशन होगा तो ओल्ड स्टेज में सबको ज्ञान बांटेगी। तो वहाँ पे जो तोड़ती है वही लाके यहाँ पे बांटती है और वहीं पे जाके छोड़ती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो होगा आपका डेल्टा फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, डेल्टा। अब डेल्टा आपने देखा होगा, मट्टी, ऐसी मट्टी जो बहुत तेज पानी बह रहा था, बहुत तेज पानी, सीधी सी बात है, बहुत तेज पानी बह रहा था, आपके घर पे समझ जाओ बाढ़ आ गई, आपके इलाके में कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है, आपने बाढ़ देखा, बाढ़ का सारा पानी देखो आपके घर में आ जाता है, तो आपका गारंटी लेते हो कि सिर्फ आपके घर में पानी आएगा, मिट्टी भी तो आएगी साथ में, कीचड़ भी आएगा, क्योंकि वो पानी बहुत तेज़ी से आ रहा था, यंग स्टेज में था, सबको उड़ा के लेके आया, आपके घर में साथ छोड़ दिया। जब वही बाढ़ शांत हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी, तो आप देखोगे आपके घर में क्या आ गया रहेगा, मिट्टी। तो आप क्या बोलोगे, मिट्टी वाली बाढ़ आई थी? नहीं, पानी वाली बाढ़ आई थी, जो उसने इरोजन किया, कटाव किया, और कटाव करके आप यहाँ पे लाके छोड़ दिया। वो जो छोड़ती है उसी को बोलते हैं डिपोजिशन। तो जब भी ये सारी रिवर अपने साथ लेके आती है, जब ओल्ड स्टेज में पहुँचती है, यहाँ पे तो वो यंग स्टेज ये था, मिडिल स्टेज इधर था और ओल्ड स्टेज इधर। जैसे ही ओल्ड स्टेज के पास लाके छोड़ेगी, वहाँ पे बड़ा बड़ा डेल्टा बनेगा। क्या बनेगा, डेल्टा। क्लियर है, डेल्टा बनता है। डेल्टा समझ में आ गया। डेल्टा
मैंने आपको बताया था ना कि रिवर जब फॉर्म होती है तो लास्ट में जाके जब या मैंने अब आपको बताया था ऊपर से जब गिरती है तो यहाँ से तो कटाव करेगी, कटाव करके आगे जब धीरे धीरे जाएगी इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो इतना इरोजन भी नहीं करेगी और फिर आगे यहाँ पे ला के सब छोड़ देगी। तो जो छोड़ती है उसी को बोलते हैं डेल्टा। और एक और चीज़ याद रखना, मैं आपको देखो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट नॉलेज। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ पे डेल्टा बनता है, बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहुत बड़ा डेल्टा है और उसी डेल्टा को बोला जाता है हम लोग सुंदरबन। उसी डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो हमारी गंगा रिवर, यमुना रिवर और ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सारे तीनों रिवर से फॉर्म होकर ये बनती है। इसको ही बोलते हैं सुंदरबन। यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। क्लियर है? तो इतना आप याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के इधर। क्लियर है? समझ में आ गया? ये थी। और वही अब देखो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर कटा हुआ है तो देखो यहाँ पे देखो जाके रिवर फैल जाती है, धीरे धीरे फैलती है और धीरे धीरे जाके रुक जाएगी। तो देखो ये पंखे जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? पंखे जैसी। अब देखो इसका मैं बेना बना दूंगा तो कैसा दिखेगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो ऐसा हवा करने आता है तो इसी को हम बोलते हैं, एक तो हमारा डेल्टा बन गया, दूसरा हमारा बनता है एलुवियल फैन। क्या बनता है? एलुवियल फैन जैसा दिख रहा है इसको फैन बोलते हैं। और एलुवियल, ये जो मिट्टी लेके आते हैं ना वो मिट्टी एलुवियल होती है। समझ में आ गया? तो याद रखना जो भी रिवर अपने साथ मिट्टी लेके आती है वो कौन सी मिट्टी होती है? एलुवियल मिट्टी होती है। क्लियर है? और ये बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, इसके अंदर बहुत सारे धान वन बहुत अच्छे से होते हैं। इसलिए ये वाली मिट्टी वेस्ट बंगाल में ज़्यादा दिखती है, इसलिए यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे जब ज़्यादा फर्टाइल लैंड, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी तो वेस्ट बंगाल में, इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ की, चावल की जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझा? तो एलुवियल फैन और डेल्टा। और तीसरा हम लोग पाते हैं अपने पास फ्लड प्लेन। अब जैसे एक बात बताओ, रिवर बह के आ रही थी अपने साथ, बड़े बड़े पत्थरों को काट रही थी, काटने से उसका जो कण होते हैं, बड़े कण छोटे कण, ऐसे कण को काटती है, काटते हुए जब लेके आएगी तो हर जगह इसे छोड़ते हुए जाएगी कि नहीं? साइड में इसे छोड़ते हुए जाएगी, छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? तो जब छोड़ेगी तो आजू बाजू प्लेन इलाका बनेगा कि नहीं? एकदम समथर इलाका। प्लेन मतलब एकदम समथर इलाका बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बनेगा। क्लियर है कि नहीं? बनेगा। लेकिन जहाँ पे रिवर फॉर्म हो रही है, देखो मैं थोड़ा सा इसको 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना ये एक ही साथ में, ठीक है? क्लियर? ये ऐसा है, ठीक है? आजू बाजू का इलाका है। अब यहाँ से बीच में रिवर बह रही थी। जब रिवर बहेगी तो अपने पास सेडिमेंट्स लेके आएगी। रिवर बहेगी तो अपने पास क्या लेके आएगी? सेडिमेंट्स लेके आएगी। वो सेडिमेंट ला के यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू करेगी। और यहाँ से क्या बह रही थी? रिवर बह रही थी। क्लियर है? अब यहाँ से रिवर बह रही है तो ये सेडिमेंट्स अपने पास लेके आएगी। ध्यान देना, जब लेके आएगी तो ये जगह एकदम भर जाएगा, ऐसा एकदम प्लेन हो जाएगा कि नहीं आएगा? मिट्टी से लाके एकदम भर देगी तो आजू बाजू वाला जगह एकदम प्लेन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जो प्लेन हो जाता है उसी को बोलते हैं फ्लड प्लेन। पानी आ रहा है फ्लड बोलते हैं उसको, और प्लेन आ रही है एकदम समथर कर दे रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। दूसरा हमें मिलता है, चौथा हमें मिलता है फ्लड लीव्स। क्या मिलता है? फ्लड लीव्स। अब फ्लड लीव्स मतलब फ्लड पत्ते नहीं होते हैं। फ्लड लीव्स मतलब जैसे आपने गांव में नहर देखा है, नहर कैसा होता है? बीच में से नीचे खड्डे में रहता है और साइड से ऐसा उठा हुआ रहेगा, ऐसे ही रहता है ना। जैसे कोई अगर ऐसा रहता है तो ऐसा कुछ रहता है, नहर ऐसा रहता है, और यहाँ से रिवर बहती है ऊपर ऐसा। नहर मतलब होता है कैनाल यूज़ किया जाता है जब किसी इलाके में पानी नहीं होती और एक इलाके में पानी होती है, तो उस पानी को दूसरे इलाके के यहाँ पानी में जब पहुँचाया जाता है तो नहर के माध्यम से ही पहुँचाया जाता है। क्लियर है? तो उसी को नहर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैनाल। ठीक है? तो देखो एक जगह पार्ट देखो उठा हुआ है, दूसरी जगह पार्ट उठा हुआ है, बीच का पार्ट कैसा है? चल रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैनाल। तो देखो जो ऊपर का पार्ट उठा हुआ है ये कैसे उठा है? ये इस नदी ने ही उठाया है। क्लियर है?
ये क्या किया है, इस नदी ने ही उठाया है। जब ये नदी बहती है तो एक जगह आप देखो प्लेन कर देगी, दूसरी जगह पे क्या करेगी, अपने साइड में ही क्या कर लेगी, इसे उठा देगी। क्लियर है। इसके बॉर्डर पे सब ऐसे ऐसे उठा हुआ रहेगा ताकि ये रिवर अपना ढलान बना सके ना। तो जो उठा रहेगा इसको बोलते हैं फ्लड लीव्स, और जो साइड में जो ऐसा है इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो आपके बुक के अंदर इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, मतलब समझाया नहीं गया है, मतलब ड्राइंग बनाई गई है, आप उसको देख सकते हो, इससे आपको समझ में आएगा, उसको आप अच्छे से जान सकोगे। क्लियर है। जब भी रिवर बहती है तो उसके साइड का ऊंचा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं फ्लड लीव्स, और साइड का एकदम बैठा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं फ्लड प्लेन। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो इसी तरीके से आपको पढ़ना था। रिवर इरोजन कहाँ करती है, याद रखना। पहले आपको एक बात करना है, कोई भी एजेंट हो, रिवर हो तो पहले पूछना इरोजन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, और इरोजन हो गया है तो बताओ डिपोजिशन के बाद क्या फॉर्म होगा। तो मैंने आपको डिपोजिशन बता दिया, डेल्टा फॉर्म होता है, डेल्टा बताया था ना, जहाँ पे मट्टी लगे लास्ट में छोड़ता है ओल्ड स्टेज में। एलुवियल फैन, पंखे जैसा दिख रहा था, एलुवियल फैन। तीसरा फ्लड प्लेन, ला के पहले छोड़ेगा तो एकदम समथर बना देगा। क्लियर है। और एकदम समथर बनाने के बाद क्या दिखेगा आपको, फ्लड लीव्स, मतलब ऐसी जगह जो रिवर को यहाँ वहाँ जाने से रोकती है। एक साइड में एक कैसे मेड़ बोलते हैं ना, मेड़ ऊंचा बन जाता है, दो तरफ से ऊंचा रहेगा तो रिवर बीच में से जाएगी, यहाँ वहाँ नहीं भागेगी। उसी तरीके से रिवर वो भी फॉर्म कर लेती है। क्लियर है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इरोजन में क्या बनेगा, वी शेप वैली और जॉर्ज कैनन बनेगा। क्लियर है। तो इरोजन अभी हम इस पे ख़त्म करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, विंड को भी इसी तरीके से हम समझाएंगे। क्लियर है। तो अगर आपको अगर ये एफर्ट हमारा अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, राज एकेडमी दीवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए, ताकि बताइए कि अब इस तरीके से हम अपना ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्लियर है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।